आपकी कौन सी पसंदीदा विधा है? आप कहाँ पर, किस फील्ड में खुद को ज़्यादा सहज पाते हैं? अगर सहजता की बात करें तो मुझे लगता है कि जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें कुछ नयापन होता है, वो पहली बात है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपकी जो है स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया? बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब दिल्ली से ही है। मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में पढ़ती थी। क्या बात है। अभी तक कितने वेब सीरीज में काम कर लिया है, कितने थिएटर कर लिए हैं? अगर आप वेब सीरीज की बात करती हैं तो वेब सीरीज मैंने अभी तक 5 वेब सीरीज करी हैं और इसके अलावा मूवीज बहुत हैं एमएक्स प्लेयर पर हमारी। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में हर बार आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो साहित्य के आकाश में अपनी उड़ान पर हैं, अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। और इस कड़ी में आज जो मेहमान हमारे साथ हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बता दूं। और देखिए, मुझे कागज़ का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि इतनी सारी गतिविधियां हैं, इतनी सारी काबिलियत हैं कि उनको टिप्स पे गिनना इतना आसान कहाँ। तो दोस्तों, जिनसे आपकी मुलाकात होने वाली है वो अध्यापिका हैं, अभिनेत्री हैं, नृत्य निर्देशिका हैं, लेखिका हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। इसके अलावा बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम किया है, पंजाबी फिल्मों में काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है। डायरेक्टर हैं गढ़वाल रामलीला मंडल चंडीगढ़, जो हमारी एक इकाई है, वहाँ पे पहली डायरेक्टर है रामलीला समिति की। और कविता और कहानी आपकी प्रमुख विधाएं हैं जिन पे आपकी कलम चलती है। कविताएं, कहानियाँ जो हैं आपकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित समय समय पे होती रहती हैं। नुक्कड़ नाटकों में अभिनय निर्देशन दोनों करती हैं। और एक नाटक है, बहुत फेमस है, मकबूल है, क्राइम पेट्रोल। ना जाने कितने क्राइम से संबंधित नाटक हैं जिनमें आपकी ख़ास भूमिका होती है। अगर बात करें पुरस्कारों की तो एमसी चंडीगढ़ की ओर से कोरोना वॉरियर हैं, लेखक संघ की ओर से कई बार सम्मानित है, क्योंकि लेखिका हैं तो जाहिर सी बात है लेखक जितनी भी संस्थाएं हैं लेखकों के लिए उसमें सम्मानित हैं। वक्ता के रूप में भी विद्यापीठ द्वारा सम्मानित हैं। साहित्य उत्थान समिति उत्तर प्रदेश द्वारा भी सम्मानित है। और जैसा कि मैंने कहा, अभिनेत्री हैं तो बहुत सारी वेब सीरीज़, नाटकों, फिल्मों में काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो अवार्ड्स हैं, सम्मान है, उनकी गिनती कैसे होगी। बहुत सैकड़ों ऐसे मान सम्मान आपकी झोली में है जिनको इतने कम समय में रेखांकित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, देर कैसी, तो सबसे पहले मैं बता दूं कौन है आज हमारी मेहमान। जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रजनी बजाज जी की। रजनी जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में स्वागत है, दिल की गहराई से स्वागत है। धन्यवाद। और साहित्यकार हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैं बड़े गर्व के साथ बताती हूँ कि मित्र भी हैं आप। और पिछले 15 सालों से मैं देख रही हूँ, आपकी कार्य क्षेत्र देख रही हूँ। कहीं आप टीचर हैं, आप समाज सेविका हैं, आप बाइक राइडिंग करती हैं, कभी लद्दाख में मिलती हैं, और जितने भी नाटक थिएटर होते हैं कहीं न कहीं उसकी सूत्रधार के रूप में, तो कहीं खुद एक सूत्र के रूप में वहाँ पर उपस्थित होती हैं, किरदार के रूप में। फिल्मों में जितने भी क्राइम से संबंधित सीरियल होते हैं वहाँ रजनी बजाज तो अक्सर देखी जाती हैं, और फिल्मों में, कॉमेडी सीरियल्स में, कॉमेडी फिल्मों में एक जाना पहचाना, बहुत चित परिचित चेहरा है आप, और मित्र तो है ही। तो खुद पे भी गौरवान्वित हूँ कि बड़ी इन पलों में खुद को कितना सहज महसूस कर रही हूँ कि एक दोस्त के साथ बैठी हूँ। और दोस्त के जीवन को मैं जितना जानती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी दोस्त भी, हमारी जो लेखिका हैं, एक लेखक के तौर पे भी आप अपने बारे में, हमारे जो जस्ट टीवी के दर्शक हैं वो भी आपको जाने, समझें और बहुत कुछ सीखेंगे, मैं इस दावे के साथ हूँ। तो यहीं से सवाल, इसी जवाब से सवाल निकालते हैं कि आपकी बहुत सारी विधाएं हैं,
तमाम विधाएं हैं, नाटक, थिएटर, एक्टिंग, नृत्य, निर्देशन, और उसके अलावा आप कोई पार्टी ऐसी नहीं होंगी जहाँ पे आप नहीं दिखती, नाचते गाते उछलते। कोई ऐसा सेवा सदन नहीं होता जहाँ पर आप सेवाएं नहीं देती सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत आयाम है रजनी जी आपके, लेकिन इसके बावजूद आपकी कौन सी पसंदीदा विधा है? आप कहाँ पर, किस फील्ड में खुद को ज़्यादा सहज पाते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए जी। और हम दोस्त काफ़ी समय से हैं और आज आपने मुझे इसके लिए याद किया और मुझे दर्शकों से रूबरू करवाने के लिए पुनः मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि बहुत सारे आयाम हैं जिनमें मैं काम करती हूँ, जिनमें मैं जाती हूँ और मुझे कहाँ पर सुखद एहसास होता है, आप ये पूछना चाहती हैं। तो मैं खुद को सुखद एहसास तो आपको हर जगह महसूस होगा, वो तो कोई डाउट है ही नहीं कि जिस काम को करती पूरी आत्मा से करती हैं। लेकिन सहज किस में खुद को लगता है कि हाँ इसमें खुद को सहज पाते हैं? अगर सहजता की बात करें तो मुझे लगता है कि जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें कुछ नयापन होता है, वो पहली बात है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अनडाउटली के भी जैसे आपने अभी जिक्र करा कि मैंने क्राइम सीरीज़ बहुत ज़्यादा की हैं, वेब सीरीज़ करी हैं और इसके अलावा मैंने मूवीज़ में काम किया है, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को अभिनेत्री के रूप में ज़्यादा सहज महसूस करती हूँ। पर जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिएटिविटी, लेखन की अगर हम बात करें तो जैसे कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में तब आप बाहर नहीं निकल सकते थे, तब मैं कहूँगी कि मेरी लेखनी में बहुत सुधार आया। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लिखा और लिखकर हमने उस टाइम में कोरोना काल में बहुत सारी जो उस टाइम गतिविधियां चल रही थी उन सब को लेकर हम लोगों ने शॉर्ट मूवीज बहुत बनाई। तो वहाँ से मेरी शुरुआत होती है ज़्यादा पॉलिश होने की। अगर आप कहें, लिखने का शौक तो था, लिखने का शौक तो बहुत पहले से था। कभी कभार लिखकर कागज़ पे छोड़ दिया करती थी, छुपा दिया करती थी। छुपाते क्यों थे? ऐसा लगता था कोई पढ़ेगा तो हंसेगा इस बात को लेकर, क्या लिखती है, कोई मतलब तो नहीं था, कोई सेंस नहीं लगती थी। नहीं होता था, मतलब तो होता है, लेकिन कलमबद्ध तरीके से जिसको लिखा जाता है, फॉर्मेट में नहीं होगा। एक्चुअली फॉर्मेट में नहीं था और तब तक तो इतनी अकल नहीं थी, मगर अच्छा लगता था। 2 लाइनें लिख देना, तब तक ये नहीं मालूम था कि इसको शेर कहते हैं, इसको मतला कहते हैं, या ये पंक्तिबद्ध कविता है या मुखड़ा है, तब ये सब नहीं मालूम था, बट अच्छा लगता था। लेकिन लिखकर छुपा दिया करती थी और सोचती थी कभी कोई मिलेगा तो सुना दूंगी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती थी। बट ड्यूरिंग कोविड अनडाउटली हम लोगों ने बहुत काम करा, बहुत शॉर्ट मूवीज बनाई और उन दिनों फिर ऑनलाइन, आपको पता है कि देखी है मैंने तो सारी बहुत सारी ऑनलाइन हमारी गोष्ठियाँ होती थी। तो धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत हुई और काफ़ी सहयोग मिला आप जैसे लोगों के साथ। जब हम लोगों ने कविता पाठ किया तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला, तो वहाँ से इन चीज़ों को लेकर मैंने आगे बढ़ी। जी, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा होता था, मुझे याद आता है कि हमारा आपस का भी सफ़र मेरे ख्याल 15-18 साल पहले से शुरू है। जी जी जी। तो मुझे याद आता है कि 18 साल पहले की बात है, जब काव्य गोष्ठियाँ होती थी, हम लोग कार्यक्रम करते, रजनी सुनने आते थे। रजनी जी सुनने आते थे और जब रजनी जो है वो नाटक थिएटर करती थी, बतौर एक बहुत खास भूमिका में थिएटर पे रंगमंच पे होती थी, तो हम उनको देखने आते थे। तो एक दूसरे की पर्सनालिटी से हम बहुत इम्प्रेस थे। तो आप लोगों को देख देख के फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ भी अपने कलम को आजमाना चाहिए। तो धीरे धीरे आप लोगों से मिलना हुआ, आप लोगों के सानिध्य में और लोगों से मिलना हुआ। फिर बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो सबके बीच में सब तरह के लोगों को सुनना हुआ। वैसे एक बात तो है, चंडीगढ़ ऐसा शहर है कि सब कुछ घूम फिर के एक जगह, टैगोर थिएटर, वहां तो जरूर मिलेंगे। एक्चुअली वो एक हब है, वो एक कल्चर हब है जहाँ पर आपको सभी नाटककार, साहित्यकार, सब विधाओं के लोग, संगीतकार, चित्रकला प्रेमी, नृत्य से प्रेमी, तो वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। सभी से परिचय रहता है, कला का संगम है वहाँ पर। तो वहाँ जहाँ जहाँ, और कहते हैं ना क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट चाहे वो राइटर हो, चाहे वो थिएटर आर्टिस्ट हो, वो आर्ट लवर होता है। बिल्कुल। तो आर्ट तो वो ढूंढ ही लेता है। नहीं, वहाँ सभी आते हैं, सभी का गढ़ है वो। और मान लीजिए मैंने गजल लिखी, तो वहाँ संगीतज्ञ कोई मिल गए,
वो कह देंगे कि आपकी गजल का संगीत बना देंगे, चलिए हम इसको स्वरबद्ध करते हैं, उस पे नृत्य करना है तो आप कह देंगे इस पे हम नृत्य कर लेंगे। कह रही हूँ तो सभी विधाओं के लोगों का जो केंद्र है वो कला संगम हमारा वहीं पर है और वहीं पर सबका मिलना मिलाना। और वाकई एक बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत मित्र भी दिए हैं इस शहर ने, बहुत ज्यादा, और वेरी क्लोज टू हार्ट है ये सब चीजें। हाँ। कि एक छोटा सा शहर है और जितना इसका डायमीटर है उसमें कहते हैं ना कि भी इज अ स्मॉल वर्ल्ड, तो वो इतना नजदीक है कि भी मिलना जुलना किसी ना किसी विधा के द्वारा हो ही जाता है। कहने का तो 15-16 किलोमीटर का शहर है, 10 किलोमीटर टोटल, 10 किलो पूरा नापे तो 15, पूरा नापे। अब चंडीगढ़ थोड़ा तो बढ़ रहा है, बढ़ गया है। हाँ। तो चारों तरफ विकास हमारी सेहत की तरह नहीं, हर दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत खूबसूरत लगती है। और बेहद शुक्रिया। और तो ये तो रही बात मिलने मिलाने की, सीखने सिखाने की, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं, ये एक सामाजिक रिश्ता होता है, लर्निंग प्रोसेस है। यस, बहुत कुछ हमने सीखा भी है। और लेकिन आपको जब हम शुरुआती दौर में सुनते थे उस पर बात ज़रूर करूँगी, लेकिन दोस्तों समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं दस्तक में, और आज हमारी ख़ास मेहमान है रजनी बजाज साहिबा। और रजनी बजाज, मैं तो प्यार से रजनी ही कहूँगी क्योंकि मेरी हम उम्र भी हैं, मेरी मित्र भी हैं, और बहुत वरिष्ठ जो हैं अभिनेत्री हैं, कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानेंगे भी आप इनके बारे में। तो बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो रजनी, जब आपने सीखना समझना किया, सीखना समझता ना तो इंसान की फितरत है कि कम उम्र से भी चीज़ें समझ में आती है, एक मौका होता है कि आप किस मौके पर किस चीज़ को देखते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा प्रेरित कर जाती है कि अपनी ओर वो विधा खींचने लगती है कि यस मुझे भी लिखना। तो जब आप अभिनय करते हो तो वो लेखक तो अंदर था ही, लेकिन उसको एक गति मिलती है माहौल मिलने से, निसंदेह। और बात चंडीगढ़ की हो गई, लेकिन हमारे दर्शक तो जानना चाहेंगे ना पीछे से कहाँ से हैं, अपने बारे में बताएं, और आपकी जो है स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया, और फिर किस तरह से, थोड़ी सी यात्रा पे प्रकाश डाल लेते हैं। जी, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज सब दिल्ली से ही है। मैं दिल्ली में यूनिवर्सिटी में रामजस कॉलेज में पढ़ती थी। क्या बात है। और तब तक मैं बहुत स्टूडियस थी, बहुत अच्छी, बड़ी सिंसियर सी। अभी भी हो। I mean, अब थोड़ा सा बोल्डनेस आ गई है चीजों में वक्त के साथ, लोग तो तरसते हैं इसके लिए। और अनडाउटली तब स्कूल टाइम से ही था मुझे बहुत इन चीज़ों का शौक। तब स्कूल टाइम में ही हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, डांस का हो, सिंगिंग का हो, डेक्लामेशन हो, स्पीच कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्रिएटिविटी छोड़ने को दिल नहीं करता था, तो वो आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन से कहीं ना कहीं होती है, बट हर चीज़ का एक सही वक्त लिखा होता है, तब वो आके बहुत निखरती हैं। तो तब से ऐसा ही था, और कॉलेज की स्कूल की हेड गर्ल भी रही। कॉलेज जाकर फिर मैंने स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट तो वैसे ही था, तो पहली बार हमारे कॉलेज में आर्चरी शुरू हुई थी। तो वो आर्चरी हम लोगों ने, जिसका आर्चरी का ए भी नहीं पता था, बट टीम बनानी थी, तो हम लोगों ने अपना नाम दिया। और वो ऐसा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ कि वो गेम मेरे को सूट कर गया, या कह लीजिए कि मेरे लिए वो लाइफ का ना चेंजिंग पॉइंट था। और उस गेम को खेलते खेलते मैंने नेशनल्स खेले। मैं आर्चरी की 5 साल दिल्ली स्टेट की कैप्टन भी रही। क्या बात है। तो वो खेलते खेलते और नेशनल्स पे जाना और गेम खेलना, तो एक बोल्डनेस आ गई, एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया। और अनडाउटली कॉलेज सब कुछ वहाँ करने के बाद फिर पेरेंट्स को रहता है कि शादी जो हमारे कल्चर में ज़रूरी है कि करनी है। तब तक ऐसा कोई फिक्स टारगेट नहीं था, बस ये था कि हाँ नेम हो रहा है, फेम हो रहा है, तो इतना ही था। शादी की और शादी करके चंडीगढ़ आ गई। और लड़का चंडीगढ़ का था। हाँ जी, लड़का चंडीगढ़ का था, लड़की दिल्ली चंडीगढ़ आ गए। और चंडीगढ़ आने के बाद भी मैंने अपनी चीज़ों को बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू करा, और मैंने 6 मंथ तक चंडीगढ़ में भी कोचिंग दी थी आर्चरी की लेक क्लब पर। तो मैं वहाँ पर एज अ कोच काम किया था। फिर धीरे धीरे फैमिली में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा शुरू होगी, देन बेबी कंसीव हो गया, और उसके बाद थोड़ा सा ये रहा कि घर गृहस्थी में जिम्मेदारियों में बिल्कुल। और वो अच्छा लगता था, वो शुरू का जो टाइम होता है ना, बड़ा आपको लगता है कि यार होमली रहना, तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैं वैसी ही हूँ। तो वो धीरे धीरे घर में ज़्यादा होने लग गया। फिर उसके बाद सोचा कि भी अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो वो कहीं वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो कुछ रीजंस की वजह से मैंने फिर टीचिंग लाइन ज्वाइन कर ली।
और टीचिंग मेरे साथ ऐसा हर चीज़ ना थोड़ी सी एक्सीडेंटली ही हुई है। कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं शिक्षिका बनूंगी, तो मैं एक्सीडेंटली शिक्षिका बनी हूँ। क्या बात है। लेकिन बनने के बाद वो मेरा लाइफ का पैशन हो गया कि नहीं यार ये बहुत सही लाइन है। और शिक्षिका बनने के बाद अब मैं लोगों को कहती हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ क्रिएटर। मैं टीचर के लिए लाइन बोलती हूँ, टीचर के लिए कि वो टीचर नहीं है, वो क्रिएटर है। क्योंकि एक टीचर वो क्रिएटर है कि वो जितने बच्चों को पढ़ाता है, कल को वो बच्चे आगे अपनी लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं। बट हु इज अ क्रिएटर? निर्माण करते हैं। एक भगवान है हमारा निर्माण करता है, जिसने हम इंसानों को बना के भेजा, और एक टीचर है मोल्ड करता है और आगे वो बच्चे उनको दिशा देता है। तो वो एक्सीडेंटली पहले मैं टीचर बनी, उसके बाद मैंने एनटीटी किया। अच्छा। टीचर बनने के बाद मैंने एनटीटी किया, और शौक था डांस का भी। तो डांस में शौक रखते रखते स्कूल्स में आया, लाइक प्रोग्राम्स रेडी करवाए। तो उसके बाद दे पीपल सो हैप्पी, उन्होंने मुझे एज अ डांस टीचर प्रमोट कर दिया। कहते जी आप हमारे स्कूल के डांस टीचर रहेंगे। क्या बात है। जब डांस टीचर बन गए तब ख्याल आया कि अगर कल को डिग्री पूछ ली गई तो मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरा पैशन है बट डिग्री नहीं है। फिर मैंने यहाँ चंडीगढ़ में प्राचीन कला केंद्र से कथक की डिग्री करी। क्या बात है। फिर मैंने कथक सीखा, और मेरे मतलब उनके पूरी विशारद ली पूरा। हाँ, उनके डिसाइपल थी अनुराधा जी, उन्होंने मुझे सिखाया। और मैंने जॉब करते करते इवनिंग क्लासेस उनसे लेकर मैंने फिर कथक की डिग्री ली। क्या बात है। तो मैंने कहा कल को मुझसे यही आपकी फिटनेस का राज है। फिटनेस का राज तो ये है कि क्रिएटिविटी करने को दिल करता है और बिजी रहती हूँ, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन। फिर नाटक में कैसे छलांग मारी? नाटक में छलांग मारने का सबसे बड़ा रीजन मेरा बेटा है। जब वो 9th-10th में था तो मुझे लगा कि यार बच्चे एक टाइम पर आकर अपनी उड़ान भर लेंगे, तो मुझे बच्चे की उड़ान में हेल्पिंग हैंड होना है कि उसके लिए बाधा बनना है। क्योंकि एक ही बेटा है, तो उसको मैं अगर रोकूंगी कि भी मेरे पास रहना चाहिए तो बहुत गलत होगा, और बच्चों को उनकी उड़ान से रोकना नहीं चाहिए। देन आई डिसाइडेड कि भी बच्चा भी अपने में बिजी हो जाएगा, फैमिली में हस्बैंड अपने फ्रेंड्स में बिजी रहते हैं, तो मैं एक टाइम पर आके क्या करूंगी लाइफ में, कुछ तो ऐसा हो। फिर मालूम था, हर चीज को देख के लगता था कि यार है तो सही आर्टिस्ट, बस निकालने की देरी है। सहज लगता था, किसी भी मूवीज को देखती थी और मैं मूवीज की बहुत शौकीन थी, तो मुझे इस मामले में घर में एक नाम दिया जाता था कि एक टेस्ट होता है, यूपी वाले जैसे बहुत मूवीज देखते हैं ना बहुत ज्यादा, तो मुझे वो टैग दिया गया था। एंड आई फील प्राउड कि हाँ मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। मूवीज आती बाद में थी, मुझे स्टोरीज पहले पता होती थी, मैं इतनी क्रेजी होती थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से बात करी, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करी लेटरली कि एक बार इनके मुंह से हाँ निकल आए और मैं निकलूँ बस एक बार। तब मेरी शुरुआत हुई थी, और तब मैंने फर्स्ट टाइम थिएटर ज्वाइन करा था, और मेरा डेब्यू प्ले था गधे की बारात। उसमें मेरा गंगी का रोल था, और वो हुआ था हमारा ये 16 में ऑडिटोरियम के अंदर। कौन से सन की बात है? इट्स अराउंड मैंने 2015 के अराउंड मैंने ज्वाइन करा था थिएटर। तब TFT ज्वाइन करा था सुदेश जी शर्मा जी के साथ। तब मेरा डेब्यू प्ले था ये गधे की बारात, और उनके साथ 2-3 साल मैंने किया। और फिर उसके बाद और गधे की जो बारात है ये बहुत ही मकबूल नाटक है, कॉमेडी है, बहुत ज्यादा कॉमेडी है, और ये कई जगह प्ले हुआ है, हर जगह लगभग खेला जाता है थिएटर में, और बहुत ही खास इसकी कहानी है। बिल्कुल, तो गंगी को लेकर। जी ठीक है, तो वो गंगी को लेकर और उनके हस्बैंड को लेकर है कि भी वो किस तरह का सोचते हैं, उनको सपने में क्या दिखता है। फिर वो इंद्रदेव के पास ऊपर पहुंच जाते हैं और यमराज से ही बात करते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड प्ले, और वो मेरा फर्स्ट प्ले हस्बैंड भी देखने आए थे। तो उसके बाद मेरी शुरुआत हुई, और लकीली उसके बाद मुझे यहीं पर एक सवाल मिल गया आपके जवाब में कि आपके हस्बैंड देख रहे थे उस दिन गधे की बारात में जो आपकी खास भूमिका थी, तो उनके मुंह से क्या निकला? उनके मुंह से वही जैसे ये निकला कि आह क्या बात है, या वाह क्या बात है, या कहा कि ठीक था। पंजाबी फैमिली है ना, तो इतनी जल्दी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। क्या बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि हकीकत को एक राइटर ही बयां कर सकता है। हाँ, पंजाबी फैमिलीज में उनको ये पसंद नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। स्टिल अभी भी वैसा ही है, लेकिन हाँ मैं करती हूँ, तो अब कोई वैसी ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन कहते आ कि ड्रामे जे घरे भी ये ड्रामे, या तो बाहर भी वही ड्रामे, क्या गंगी एंड ऑल। मैं कह चलो ठीक है, बट क्रिटिक्स भी अच्छे थे, तो वो मैं पूछा उनसे कि भी आपको जहाँ मेरी कोई कमी लगी,
कहते नहीं ठीक लगा, तो बस मैंने कहा जिस क्रिटिक्स ने कह दिया ठीक लगा तो दैट मींस ओके है। हाँ। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, और पीछे मुड़ के कोई चाहे तब भी नहीं देख पाते जब आपकी रूह, आपकी आत्मा वहां बसती हो। क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मुझे लगा कि मैंने हर क्षेत्र में, हर चीज में एक चीज को टाइम दिया है, जिस चीज को सोचा है वो की है। लाइक अगर मैं बिफोर मैरिज थी तो मैंने जो एक नेम फेम अपने पेरेंट्स को एक देना था, बाइज्जत देना होता है, एक बच्चे का शौक होता है कि मेरे पेरेंट्स को भी वो इज्जत मिले, तो मैंने वो सब खूबी वहां पर निभाई, उनको वो नाम, वो फेम, वो सब कुछ दिया कि भी आपकी एक बहुत अच्छी लड़की है, उनको वो एक प्राउड मोमेंट दिया मैंने। और मैंने भी वो पल देखे हैं कि जब टैगोर थिएटर में जब आपके नाटक होते हैं, आपकी मम्मी को मैंने देखा है, उनसे मिले हैं, और मैंने भी उनसे पूछा था कि आंटी जी कैसा लगता है आप रजनी को इस तरह से, कहते बेटे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेटी बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत की है इसने। तो मतलब उनकी आंखों में खुशी के आंसू मैंने खुद देखे हैं। हाँ, तो मैं वही, तो वो गौरवान्वित पल तो रजनी अपने आप हाँ, हो गए। और मेरी ना बैकबोन जो हमेशा रही है ना विचारों में, वो मेरी मदर ही रही है। शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट उनके ना विचार, पढ़े लिखे कम होते थे लेकिन खुले विचार के होते थे, अपडेटेड हैं, और वो इतना शौक रखती हैं। अगर मैं कहीं पूछूं कि मुझे इन सब चीजों में कहाँ से शौक है, वो लिख नहीं पाती है, बट वो पढ़ने की बहुत शौकीन है। उनके पास न्यूज़पेपर उनके हाथ से छूटता नहीं है, और आज तक की तारीख में बात है, उनको ज्यादा खबर होती है, हर चीज खबर होती है। और प्लस अगर मेरा फोन कभी चला जाए तो वो हमेशा मेरा फोन काट देंगी, साफ कह देंगी मैं अभी पेपर पढ़ रही हूँ, फ्री होके बात करती हूँ। क्या बात है। वो पढ़ने की बहुत शौकीन है, वो नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, और खुद को तवज्जो देने का हुनर वहां से सीख लिया होगा। तो बस ये शुरुआत थी। और इसके बाद और भी बहुत सारी बात करनी है। दोस्तों, आज एक मुकम्मल हस्ती के साथ हूँ जो जिस चीज़ को सोच लेती हैं वो करना है, करके रहती है। यह है हौसलों की उड़ान। और दोस्तों, समय छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। दस्तक में दस्तक दी है आज डॉक्टर रजनी बजाज जी ने। और रजनी जी को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि जब स्त्री कुछ करने पर आ जाए तो उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि करने का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, बच्चों के लिए, और पूरी शिद्दत से साधना, यानी कला प्रेमी है, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, नाटक, थिएटर, फिल्म, समाज सेवा। जब जो चीज़ ठान लेते हैं जिसमें दूसरों का भला होता, उस बंदे को कौन रोक सकता है कुछ करने के लिए। घर वाले भी शुरू में नहीं चाहेंगे कि ज़्यादा बाहर रहे, घर में ज़्यादा रहे, लेकिन जब बाहर से प्रशंसा मिलने लगती है और लोग जानने लगते हैं, पहचान मिलती है, तो धीरे धीरे घर वाले भी उसे कबूल कर लेते हैं कि वाकई इसमें कमाल है। और ऐसी ही कमाल की शख्सियत हमारे साथ है रजनी। तो रजनी, मैं पूछ रही थी कि चलो ये आपकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, नौकरी, थिएटर में एंट्री और फिर साहित्य में किस तरह से आपका पदार्पण हुआ, उस पे सारी बातचीत हो गई। थोड़े से गंभीर विषयों पे भी बात कर लेते हैं कि इतनी सारी उपलब्धियाँ, और अभी तो आपने बहुत आसमान छूने हैं, अभी तो युवा हो रही हो। अभी तो कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। यस, आप और हम उनमें से ही हैं। और बहुत सारी वेब सीरीज़ में काम किया है, थिएटर में काम किया है, फिल्मों में काम किया है, पंजाबी फिल्में, हिंदी फिल्में। तो अभी तक कितनी वेब सीरीज़ में काम कर लिया है, कितने थिएटर कर लिए हैं, थोड़ा, क्योंकि ये चीज़ भी तो हमारे दर्शकों को पता चले कि एक मुकम्मल हस्ती हमारे साथ हैं। तो जी, अगर आप वेब सीरीज़ की बात करती हैं तो वेब सीरीज़ मैंने अभी तक 5 वेब सीरीज़ करी हैं, जिसमें से जो मुझे इस टाइम याद है, यूनी की यारी, कैंपस डायरी, एम्बर गर्ल्स, एमएक्स प्लेयर पर हैं, अमेज़ॉन प्राइम पर हैं ये सारी की सारी। और इसके अलावा मूवीज़ बहुत हैं एमएक्स प्लेयर पर हमारी, मूव ऑन, काश, डिसओन, ये मूवीज़ हैं। अभी चौपाल से भी एक फिल्म आई थी। चौपाल पे जो मूवी अभी आई है हमारी, उसका पंजाबी कॉमेडी मूवी है, उसका नाम है लग गए, जिसकी मैं राइटर हूँ। जी, क्या बात है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, राइटर भी हूँ, प्लस उसमें मेन लीड रोल भी किया है हमने। और वो अच्छी एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी है, और वही मूवी हमारी अमेज़ॉन प्राइम पर भी आई है। और वो हमें इसलिए भी सबसे ज़्यादा याद है क्योंकि हमारा सेम डे ही टैगोर थिएटर में बंटवारा नाम का एक नाटक हुआ है, विच इज़ बेस्ड ऑन 1947, जो कि हमारा ग्रुप है, संवाद थिएटर ग्रुप।
आफ्टर दैट मैंने संवाद थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करा था और उसके बाद से मेरा सफ़र संवाद थिएटर ग्रुप के साथ बहुत लंबा चलता आ रहा है और मैंने उनके बीच में रहकर बहुत सारी मूवीज़ में और क्राइम सीरीज़ में काम करा और ड्यूरिंग कोविड जो है मुझे क्राइम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा काम करने को मौका मिला। क्राइम से संबंधित जितने भी काफ़ी जो सीरियल है, वेब सीरीज़ है और उनमें आपकी खास भूमिका में रही, क्या बात है, इतने कितने क्राइम कर लिए अब तक, कितने क्राइम कर लिए आपने? सच में कमाल की बात, कितने क्राइम वाली अगर आप पूछेंगे तो 7-8 स्टोरीज क्राइम पेट्रोल की कर ली हैं। हाँ। उसके अलावा अभी पीटीसी की लाइफ में तो कोई क्राइम नहीं किया होगा। लाइफ में उल्टा यही है कि ना एक मेरे घर में लाइक जब भी चलता था ना लाइक ये सीआईडी आता था या क्राइम पेट्रोल, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो मैं हमेशा ना चैनल चेंज करती थी कि यार ये ना बर्दाश्त नहीं होता, देखा नहीं जाता है और इसके अलावा कुछ भी देख लो। एंड द मोमेंट मुझे जब कॉल आनी शुरू हुई ना तो मेरे को इतनी हंसी आई, मुझे सबने पूछा अब क्या करना है, मैंने कहा वो प्रोफेशन है, ये शौक की बात है, ये एक पसंद की बात है, वो प्रोफेशन है। और आप मानेंगे कि मैं अगर क्राइम पेट्रोल की स्टोरीज भी करने गई ना, मैंने आज तक ये नहीं पूछा कि इसका एंड क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है मुझे बता दो, वो मुझे बाद में मालूम चलता था कि कई बार उसमें जैसे मैंने साइको का या मुझे पार्किंस की प्रॉब्लम है, मैं कहीं साइको मदर हूँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है या मुझे नहीं समझ आ रही है, तो मुझे बाद में पता लगता था ये जो कटिंग चॉपिंग वाली बॉडी दिखाई है या रखी है ये मैंने करी है। मैंने कहा ये मैंने कब किया, वो सीन ऐड करते हैं, वो सीन एडिट ऑब्वियसली होता था क्योंकि इसमें तो ये होता है कि जिसका रोल उसको बुला के बस उतना रोल किया मैंने और चल देती थी। तो बाद में मैं कहती थी अच्छा इसमें मैंने ये मारा है किसी को, तो मुझे बड़ा वो शॉकिंग लगता था। तो इस तरह से मेरी लाइक जब मुझे कॉल आई तो वो भी बड़ा एक बहुत अच्छा सफर था कि उन दिनों हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी स्कूल में, तो हम लोग घर पर ही होते थे, तो ऑनलाइन क्लासेस घर से लेते थे। कैन यू बिलीव कि मैं वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद ना गाड़ी में ही होती थी, ऑनलाइन क्लासेस लेकर फिर उसके बाद वहाँ पे सेट पे सीन लगा होता था, फिर जल्दी से चेंज करके मेकअप कराकर मैं शूट दे रही थी। देखा है हमने, तो वो शौक पूरा करने एक भूख होती थी, तो वो भूख की वजह से, और कलाकार की भूख खत्म होनी नहीं चाहिए। कलाकार की अगर भूख खत्म हो गई तभी जिंदा है, आप तभी जिंदा है जब तक आप में भूख जिंदा है। सही बात। तो वो करते करते फिर क्राइम पेट्रोल, फिर उसके बाद अभी पंजाबी क्राइम सीरीज और एक और सीरियल भी किया है मैंने। उसके बाद डीडी के लिए काम करा है, मेरे देश की धरती, उसमें भी हमारा काफ़ी अच्छा रोल रहा है, लीड पेरेंट्स का रोल रहा था, जलंधर उसका शूट करने गई थी। तो ये सिलसिला ऐसे करते करते आगे बढ़ा है। और फिर मैंने शिशिर शर्मा जी के साथ एक ऐड करी है, व्हील चेयर की ऐड थी, दैट इज अ नेशनल ऐड, वो चलती है। और सबसे पहली मेरी ऐड थी साइना नेहवाल के साथ, वो थी कुछ लाइफ इंश्योरेंस को लेकर। वो मेरा फर्स्ट शूट था, वह पटियाला गई थी और बेटे को साथ लेकर गई थी। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी लॉन्ग ड्राइव करी थी अपनी तरफ से। तो इस तरह से मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और करते करते हमारा, फिर मैंने संवाद थिएटर जब ज्वाइन करा तो वहाँ से मुझे एक और नई दिशा मिली। उनके साथ थिएटर करते करते मुझे रामलीला के साथ जुड़ने का मौका मिला। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगी कि इस मामले में भी आप काफ़ी लकी हैं कि एक तरफ से डायरेक्टर के तौर पे सुदेश शर्मा जी का सानिध्य मिला, इधर मुकेश शर्मा जी का मिला। बहुत खूबसूरत, कहते हैं ना कि निर्देशन के साथ कलाकार भी बहुत अच्छे हैं, है ना, पूरा टीम वर्क, सबको लेके साथ चलना, थिएटर को समर्पित लोगों के साथ जब जुड़ाव होता है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर इतना निखार आ जाता है। तो वो निखार भी हमने देखा है कि भाई कितना खूबसूरत लोग यहाँ पर हैं, बहुत मेहनती लोगों के साथ आप जुड़े जी, और निखरा संवाद थिएटर हो या टीएफटी हो जी, तो आप जो मुकाम उपलब्धियां हासिल करी, ये तो रहा। अब मुझे एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फिल्मों में काम करना आसान है या थिएटर में, जैसे आप अभिनय करते, मैंने आपके बहुत सारे नाटक देखे हैं, कहीं पे आप एक मतलब जो बहुत सारे नाटक देखे हैं, गंभीर भी हैं और कॉमेडी भी हैं। गांधारी का कैरेक्टर आप बहुत खूबसूरती से निभाती है, महाभारत की जो पात्र हैं, आंखों पर पट्टी बांधी है और मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं। और जिस तरह से स्टेज पर आपकी आवाज़, आपकी एक्टिंग, एकदम ऐसा लगता है कि पल भर को मैं तो भूल ही जाती हूँ कि रजनी है, ऐसा लगता है कि गांधारी ही है। मतलब उस कैरेक्टर से बाहर आने के बाद भी, पट्टी खोलने के बाद भी, थिएटर मतलब टाइम खत्म होने के बाद, पर्दा गिरने के बाद भी जब आपसे मिलती हूँ तो मुझे लगता है गांधारी है, रजनी नहीं है। तो काफी देर वो फील रहता है कि अभी भी वो महाभारत के पात्र हमारे आजू बाजू घूम रहे हैं, बस अभी जीवंत कर देते हैं बहुत खूबसूरती से। तो मुझे खुद को ये लगता है, क्योंकि मैंने भी 9-10 फिल्मों में काम किया है और फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी हैं, थोड़ा बहुत तो हम एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन नाटक मुझे मुश्किल लगता है।
क्योंकि फिल्म में तो आपका जितना रोल है कर आ जाते हैं, लेकिन नाटक वन टेक है, बिल्कुल आप कोई रीटेक नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अगर हम एज कंपैरिजन देखें तो कैमरा एक्टिंग इज मोर इजी, मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि उसमें आप पर्टिकुलर शॉट्स देते हैं, आप उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बारीकी वाली बात है कि इसमें आप लोग अपने इमोशंस के साथ इमीडिएटली यू हैव टू क्रिएट इट एंड यू हैव टू फील इट, और उसमें रहकर आपको इमीडिएटली अपना टेक देना होता है, वही इमोशन को कैरी करना, और इमोशन में जैसे ही वो टेक पूरा हुआ आपको वापस आना। प्लेज में आपने बिल्कुल ठीक बात कही, वो उसमें कोई रीटेक नहीं होता है, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है, कितना क्राउड होता है, और वो आपका वन गो में जाता है, उसमें आपके पास कोई स्कोप नहीं होता कि आप इधर से उधर हो जाएं या कुछ उसको रिकॉल कर लें। एक पंक्ति भी, एक लाइन भी अगर भूल गए, बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं, सारा गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे उतना ही वो भी ईज लगता है, वो इतना ईज लगता है कि ना उसकी एक जो पारखी चीजें हमें सिखाई गई हैं कि उसका जो हमारा फील और टच है ना, उसके अंदर हम एज एन आर्टिस्ट अपने आप को फील कर पाते हैं। जो कलाकार की भूख है ना, वो स्टेज पर पूरी होती है, वो उस कैरेक्टर को जीता है, और उस कैरेक्टर को जीते जीते वो इतने लंबे टाइम तक उसको महसूस रखता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, उसका ब्रेक नहीं आता है। और अनडाउटली वो चीज़ है कि आप कनेक्टिंग बनाने के लिए आपको वो सब चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। कई बार होता है ऑन द स्पॉट करते करते हमारा सह कलाकार जो है वो कुछ भूल जाता है, और हमें लगता है कि ओहो ये तो भूल गया डायलॉग, इसको वापस वहां तक लेकर आना है, तो फिर आप बनाते भी हैं, बट ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस से दूसरे को नहीं पता चलता, और ये हुआ भी है हमारे साथ, ये हुआ भी है। और हाँ, यही आपकी कला है कि आपको दूसरे को, ऑडियंस को नहीं पता चलता कि तो ये सारी चीजें हमने, मतलब मैंने जो हमारे मेंटर है मुकेश शर्मा जी, उनको सीखी है, बिकॉज वो तो 30 साल से इस चीज में जुड़े हुए हैं, और उनको तो स्टेट अवार्ड भी इसी चीज का मिला था, आर्ट एंड कल्चर के अंदर उनको मिला है। और हमारे संवाद थिएटर की जो खासियत है वो यही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिस्ट को सिखाते हैं। बिल्कुल 2008 से लेकर वो सिखा रहे हैं, और अब तक यही चीज सिखाई जाती है कि आप स्टेज पर कैसे हैं, आप अपने आप में कैसे हैं, बिल्कुल आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए। और यही चीज सिखाई है कि आर्टिस्ट इज लाइक अ वाटर, वो एक पानी की तरह है, जिस सांचे में डाल दिया वो वैसा ही रूप ले लेता है। सही बात है। और रजनी जी, मेरे को भी बड़ा गर्व हो रहा है कि जो मुकेश शर्मा है वो मेरे भी बहुत अच्छे मित्रों में से एक है, और वो दोस्त बहुत अच्छे हैं, और वो कविता पाठ भी बहुत अच्छा करते हैं, और आपकी और हमारी बहुत जल्द उनको भी लेकर आ जाएंगे अपने दर्शकों के सामने। दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। बहुत ही खास मुलाकात हो रही है आज रजनी जी से, और सभी विधाओं में पारंगत है, कहते हैं ना 16 कलाओं में पारंगत है। और वाकई कलाकार जो होता है, अगर उसे नृत्य आता है तो वो हारमोनियम भी बजाना चाहता है, हारमोनियम सीख लेता है तो फिर वो गाना भी चाहता है, तो वो नाचने वाला हारमोनियम भी बजाने लगता है, गाने भी लगता है, और फिर धीरे धीरे जो है फिर लिखने भी लगता है, और फिर जो उससे संबंधित जितनी भी कलाएँ हैं, नृत्य, लेखन, गायन, शास्त्रीय संगीत हो या फिर नाटक, थिएटर, अभिनय, सभी जो एक दूसरे से जुड़ी हुई सारी एक चेन की तरह कड़ियाँ हैं, सब जुड़ी हुई, वो सब में धीरे धीरे अग्रसर होता है और हर चीज़ को सीख लेता है और एक मुकम्मल हस्ती बन जाता है। ऐसी हस्ती हमारे साथ बैठी है आज। और रजनी जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय इतना मुट्ठी से निकलता जा रहा है, जैसे कि अगर मुट्ठी में रेत ले लूँ तो धीरे धीरे सरकता जाएगा, जितना टाइट करूंगी वो उतना सरकेगा। लेकिन अच्छा समय है, अच्छा समय जल्दी निकल बहुत खूबसूरत पल हैं ये। और एक सवाल और करना था, मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों हमारे जो है आपने एक बहुत ख़ास प्रोग्राम हुआ है पिछले दिनों, कानून को लेकर कोई कार्यक्रम था कि जो कानून बना है, नया कानून है, तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि थे, उनके समक्ष आपने अभिनय किया है। और मैं समझती हूँ कि जब हम स्कूल में होते हैं, स्कूलीय, राज्य स्तरीय, कॉलेज के लेवल का, फिर स्टेट लेवल का, इंटर स्टेट करते करते हम लोग कितना भी हम पूरा भारत भ्रमण कर ले, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के आगे जब आप अभिनय करते हैं तो आपकी, मुझे लगता है, एक मुकम्मल यात्रा पूरी होने लगती है ना। वो बहुत गौरवान्वित पल होते हैं। आपको कैसा लगा? वो क्या नाटक था? इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले पीछे जाना चाहती हूँ। जाओ पीछे जाओ। आपको मैं सरका लूंगी आगे। हाँ, ये बताना चाहती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके साथ अमित शाह जी भी थे। तो ये
मतलब हर नागरिक के लिए, मुझे लगता है हर भारतीय नागरिक के लिए गौरवान्वित पल होता है कि भी आप अपने प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हम लोग सपना भी लेते हैं कि काश हमें कुछ मिले ऐसा, तो हम उनसे कुछ ऑनर लें, तो वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। तो मैं इस प्राउड मोमेंट को गिनना चाहती हूँ कि ना, जब हम चंडीगढ़ में जैसे अब काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है, एंकरिंग शो भी करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन जब मुझे गवर्नर हाउस के लिए कहा गया था ना, तब मुझे लगा कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, कि भी वाओ, कि नाउ मैं अब गवर्नर हाउस में भी एंकरिंग करने लगी हूँ, और बड़ी लिमिटेड सी होती है और बहुत रिस्पेक्टेबल होता है, और आपके लिए एक ऑनर होता है कि आपको इसके लिए चुना गया है, और शहर के भी चुनिंदा लोग ही वहाँ होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे डिग्निटरीज होती हैं, तो उनके बीच में आप एंकरिंग कर रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा हाँ, मैंने छू लिया वो मुकाम, हाइट पर है, हाइट पर वो मुकाम छू लिया। लेकिन ये जो आप बात कह रही हैं ना, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, मैं उस टाइम दिल्ली में थी और मुझे हमारे मेंटर मुकेश शर्मा जी का कॉल आया कि हमें कहा गया है कि ये ऑफर आई है कि भी एक ना हमारे कानून चेंज हुए हैं और उसकी एक प्रस्तुति बनानी है चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर। तो वो चंडीगढ़ पुलिस के साथ काम करना है और वो प्रस्तुति हमें प्रधानमंत्री जी के सामने करनी है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं अभी दिल्ली में एंटर ही कर रही थी, मैं ड्राइव ही कर रही थी। मैंने कहा सर कहते हो तो वापस आ जाऊं? तो कहते हैं नहीं, आप आइए, कल आइए, पहुंचिए, हम लोग बात करते हैं। और मैं दिल्ली रुकी नहीं, मतलब मुझे इतनी खुशी थी, मैं दिवाली पर दिल्ली जा रही थी और मैं एक ही रात रुकी, बस उस रात रुकी और अगले दिन मैं वापस चंडीगढ़ कि हमें काम करना है। और वो ये था कि जो अभी हमारे नए लॉज आए हैं, जो क्रिमिनल लॉज के अंदर चेंजेस आए हैं, वो 3 लॉज के अंदर उसके ऊपर एक रूपरेखा बनानी थी, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी थी। और अनडाउटली हमारे चंडीगढ़ की जो एसएसपी हैं, उन लोगों ने हम लोगों को लिख कर दिया, तो हमने थोड़ी सी उसमें चेंजेस करे। एनजेडसीसी ने हमें पूरा सपोर्ट करा, क्योंकि उन्होंने भी स्क्रिप्ट राइटिंग, वो भी इन्वॉल्व थे इसके अंदर, तो उन्होंने भी काफी चेंजेस करके दिए। फिर आया कि हमने उसको डबिंग करनी है। इन बिटवीन हमारा कानपुर का प्ले आ गया। हम कानपुर 7 तारीख को निकल गए और हम 10 तारीख को वापसी आ रहे हैं और हमें फोन आता है, जी आज दोपहर से हमने डबिंग शुरू करनी है, क्योंकि हमें बहुत सारे डिग्निटरीज को दिखाना है, अप्रूव करवाना है। और आप हमारी भूख और शौक देखिए, हम सुबह 10 बजे पहुंचे हैं और हम 2 बजे स्टूडियो पे बैठे हुए थे। बस घर गए, चेंज करके हम स्टूडियो पहुंच गए। देखी थी मैंने वो तस्वीरें, और मैंने वो तस्वीर भी देखी थी जब आप पुलिस वालों की जो बस थी उसमें बैठ के आप वो बता रहे थे कि एक मोमेंट होता है वो। हम जिस दिन हमारा फाइनल डे था, हमारा डी डे था, जिस दिन हमें डेमो करना था, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने 15-20 दिन लगकर उनके साथ बहुत प्रैक्टिस करी, उनका बहुत सपोर्ट रहा। और वो दिन आ ही गया, जब वो दिन आ गया। और जब वो दिन आया तो उससे पहले ना इंस्पेक्शन के लिए उनकी टीम आई, तो मेरे लिए ना एक बड़ा अच्छा सा पल था। उससे पहले अमित शाह जी आए। अमित शाह जी एक राउंड लेके जा रहे थे और मेरा उसके अंदर जज का किरदार है जो मैंने निभाया। तो एक फील आता है कि आप जज की कुर्सी पे बैठे हैं, सर्वोपरि, मतलब हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जज, वो वाइट सी साड़ी, बड़ी सी बिंदी, और लकीली उस दिन भी यही साड़ी पहनी हुई थी। तो मैं बैठी हुई थी। तो ये साड़ी लकी है, ये साड़ी लकी है। तो ये साड़ी तो हम ले लेंगे। और अमित शाह जी निकले तो अब जैसे पता लग गया ना, अभी चुराई जाएगी। तो अमित शाह जी जैसे निकले ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि उनके चेहरे को देख के एक स्माइल से इतना अच्छा लगा, तो मैंने उनको खुशी में देखकर ना यूं कर दिया। और उन्होंने पूरा रुक कर मुझे बकायदा नमस्ते की और कहा कि आप अच्छे लग रहे हैं। और आप बिलीव करेंगे वो मोमेंट इतना फील हो गया ना, ऐसा प्राउड आ गया कि वाओ, कि अमित शाह जी ने मुझे नमस्ते का भी एक पूरी प्रोफेशनल वकील लग रही हो। बहुत खूब। तो वो उन्होंने वकील का था ना, जज का था। तो उन्होंने मुझे रोब रुतबा चेहरे पे फोटो ऐसे रुक कर प्रॉपरली नमस्ते किया और स्माइल दी ना, तो यू फील गुड। और उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, पल भर को ये तो नहीं लगा कौन सी धारा खुलवा लेगी। तो वो जैसे ही आए और वो जब राउंड ले रहे थे, तो सारे के सारे सामने बड़े सीरियस होके बैठे। बट मुझे ऐसा मोमेंट था कि मुझे जिस जगह पे मैं बैठी थी ना, मुझे लगा कि आज तो मैं उनको पूरा निहार लूं। वो जहां तक मेरी नजर गई ना, और जहां तक वो लोग वो निहारती गई। और फिलहाल हम आपको निहारना चाह रहे हैं। और बहुत खूबसूरत, मैं समझ रही हूँ, उस एहसास को समझ रही हूँ कि जब
वो बिल्कुल जब सामने आ गए और मुझे लगा मैं इस सीट पर बैठी हूँ और जब मेरा एक्ट का नंबर आया, क्योंकि स्टेशंस बनाए गए थे, 8 स्टेशन थे और 8 स्टेशन पर अलग अलग लॉज के बारे में बताया गया, वो प्रक्रिया के बारे में बताया गया, एसएसपी मैम बता रही थी। और जब सामने आए ना तो ऐसा फील हुआ कि जिनके आने से दुनिया खड़ी होती है, आज मैं बैठी हूँ और वो मेरे सामने खड़े हैं। तो वो एक प्राउड मोमेंट था और वो मैंने सचमुच आंखों से जिया, अपने किरदार से जिया, अपनी एक्टिंग को जिया। और मैंने उस दिन अपनी कला को नतमस्तक होके मतलब प्रणाम किया इस चीज के लिए। इतनी ओवरवेल्म होगी कि यार सचमुच कि इस कला को तो मतलब सदके जाएं जो हमें इस मुकाम तक पहुंचा सकती है। वो साधना एक दिन की नहीं थी, मतलब हाँ, वो लगा कि आज मुकम्मल के अभी तो उड़ान बाकी है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं पूरी कहानी का निचोड़ करूँ, आपकी सारी बात, सारा वर्णन, पूरी लिखाई पढ़ाई, शिक्षा और फिर नाटक, थिएटर, टीचिंग जॉब और सभी चीज़ों में देखती हूँ। और खुद में खुद को ढूंढना, तलाशना और फिर ऊंचाइयाँ देना इतना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, इस बात का निष्कर्ष ये निकलता है कि स्त्री खुद के अंदर कोई जज्बा पैदा कर ले कि हाँ मुझे करना है और उसके ठान ले तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है। ये एक जीती जागती प्रेरणा आज हमारे साथ है रजनी जी, और इन्होंने बखूबी बड़ी बारीकी से समझाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अपने इरादों को मजबूत कीजिए और जो करना चाहते हैं करिए। पहली शुरुआत में आप अकेले अपने साथ हैं, जब आप हौसलों से चलते हैं तो सब आपके साथ हो लेते हैं। इस उम्मीद के साथ आज हमने ये मुलाकात की है कि आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, देखा होगा। और रजनी जी, आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें साझा करी, बहुत ही कहते हैं कि प्रगतिशील बातें हैं, सीखने वाली बातें हैं और प्रेरणा है आप समाज के लिए भी। बहुत कुछ साझा किया, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दर्शकों के रूबरू करवाया और मेरी स्टोरी को उनके साथ शेयर करा। स्टोरी क्या, कविताएं भी कितनी सारी रखी हैं, पढ़ा ही नहीं पाई क्योंकि इतना कुछ था, इतना कुछ सीखने को, समझने को, जानने को था कि कविताएं रह गई। कोई नहीं, फिर कभी कविताओं के साथ भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी यही कहना चाहूंगी और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हर नारी अपने आप में एक सक्षम होती है। अगर वो अपने आप में अपनी क्वालिटीज को पहचान ले और एक बार जज्बा ठान ले कि उसको ये उड़ान भरनी है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेरी इस पूरी उड़ान के अंदर अगर मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी तो मैं अपने बेटे को देना चाहूंगी। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बैकबोन है कि मैं कुछ भी जिंदगी में करना चाहती हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ा होता है कि मम्मा आपको करना चाहिए। तो मैं भगवान से बच्चों के लिए भी प्रेरणा होती है ऐसी माएँ, और बच्चे भी प्रेरणा होते हैं। हाँ, कि भाई, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं अपने बेटे को एक प्राउड मोमेंट दूं कि वो भी प्राउडली कहीं कह सके कि शी इज माय मॉम। तो मुझे भी लगता है कि अगर हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं तो बच्चों को भी ये उम्मीद हमसे होती है, तो उनकी भी उम्मीद पूरी करनी चाहिए। तो पहले हम उनके लिए कुछ रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चे आगे जिंदगी में। बहुत खूब रजनी जी। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई डॉक्टर रजनी बजाज साहिबा से। बहुत कुछ जाना, समझा, सीखा, बहुत कुछ साझा किया इन्होंने आपसे। और किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। हमें अपना प्यार इसी तरह देते रहिए और बहुत जल्द लौटेंगे एक और मुलाकात लेकर। और अब रजनी जी को और मुझे, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।